नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया, सम्मान देकर बड़ा बनाया। साथियों, आज हमारे बीच हैं एक कुशल वक्ता व नेतृत्वकर्ता एवं जुझारू नेता, कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। थैंक यू, धन्यवाद। अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो आप एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवार से थे, फिर इसके बाद आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया? जैसा कि आपने कहा, व्यापारिक घराना से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी सराफा व्यवसायी थे और मेरा जो घर है उपलहटी, जहाँ रीवा किला भी है, तो किला के पास में ही मेरा घर है। और मैं होश संभाला तब महाराजा मातन सिंह जी हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे, लगातार हुए, निर्दलीय भी जीता, कांग्रेस से भी जीता। तो वहाँ से हमारा चूँकि घर बगल में ही था तो निश्चित रूप से किला को भी हम लोग अपना एक घर ही मान के चलते थे। तो जब कभी भी चुनाव होते थे, कुछ भी होता था, तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे वहाँ के काम हम लोग किया करते थे। उस समय बहुत ये नहीं था कि हमको राजनीति करना है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं, महाराज साहब लड़ रहे हैं और उनके लिए हमें काम करना है। तो इस तरह से उस कार्य में हम लोग जुड़ गए। तो वहाँ से हम लोगों का ये स्टार्ट हुआ और निश्चित रूप से कई पंचवर्षीय ऐसा चला। और उसके बाद 94 में चुनाव की घोषणा हुई नगर निगम की। नगर निगम का पहला चुनाव 94 में जी। हुआ है। और तब हमें लगा कि चूँकि हम लोग इसमें लगे तो रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, और हमारे साथियों ने भी कहा कि आपको पार्षदी लड़ना चाहिए। और इस तरह से हमारी शुरुआत सही माने में अगर देखा जाए तो तभी हुई जब पहला चुनाव नगर निगम का हुआ। मतलब नगरीय निकाय जो चुनाव थे उसमें अपना चुनाव में पदार्पण करते हुए राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति प्रवेश किया, बिल्कुल तभी। और तभी से थोड़ी ये भी हुई कि अब ये चुनाव आ गए, लड़ना चाहिए, लड़े, टिकट मांगना चाहिए। तो टिकट के दौड़ में भी दौड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि हमारे परिवार का राजनीतिक नहीं था। जी जी। तो कोई हमें एक जानकारी देने वाला नहीं था कि कैसे क्या करना पड़ता है, लेकिन हो गया। और मैं तब पहली बार श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के संपर्क में आया जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। महाराजा पुष्पराज सिंह जी विधायक थे उस समय, उनसे संपर्क किया और दोनों का आशीर्वाद हुआ। और पहला टिकट मुझको जब मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि शुरुआती तौर पे मुझे पार्षद का टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया और मिला, और सभी के आशीर्वाद से वो चुनाव हम जीता। टिकट मिलने के पहले आपके सामने क्या चिंताएं थी? टिकट के पहले यही था कि हमसे जो बहुत वरिष्ठ लोग थे, जो पार्टी के वरिष्ठतम लोग थे, और वो टिकट मांग रहे थे, और उन सबको मैं देख रहा था। तो मैं समझ रहा था कि टिकट की पकड़ से मैं बहुत दूर हूँ और टिकट मुझे कहीं से भी मिल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ लोग थे जो टिकट और मांग रहे थे जी। लेकिन ईश्वर का मेहरबानी थी, दादा का आशीर्वाद था। और जब बताया कि मुझे रात में भैया लाल जी विश्वकर्मा, उस समय वार्ड नंबर वो 28 के थे, लेकिन वार्ड नंबर 37 से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अच्छा। और वो भोपाल में उस समय थे, और पहला फोन उनका मेरे पास रात को आया कि आपको टिकट मिल गई। तो या मुझको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे फिर भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत घर से बाहर निकल के आया, अपने दोस्तों को बताया कि टिकट मुझे मिल गई है। और यही से स्टार्टिंग हुई। दूसरे दिन
फिर सारी क्लियर हुई, पेपरों में आया, तो कंफर्म हो गया कि टिकट मुझे जी मिल गई है और मुझे चुनाव अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा सिंबल से लड़ना है। और संघर्ष तो था क्योंकि वरिष्ठ लोगों को टिकट नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों की थी, जो मतलब सता रही थी कि कुछ दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है क्योंकि पहला चुनाव था तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि कैसे कौन लोग हमको देंगे कौन लोग नहीं देंगे। लेकिन पारिवारिक और जो हमारे परिवार का जो एक जो भावना लोगों की थी, जी तो पिताजी का नाम था और व्यक्तिगत हमारा भी कुछ अपने मोहल्ले में लोगों से संपर्क था, उसको लेके जब हम चले तो बहुत जगह तो ये हुआ कि भाई सुखदेव प्रसाद जी सराफ के लड़के हैं, इनका स्वागत करो, सपोर्ट मिलना चाहिए इनको। और उनका भी हमको उनके नाम का आशीर्वाद मिला। और उस समय तक कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनाधार था लोगों में, पार्टी के लोग भी थे, जो ये था कि पहले होता था कि और महाराज साहब को भी सानिध्य का जो है असर पड़ा। महाराज साहब को बताया ना, वो क्योंकि चुनाव लड़ते थे तो उनके कार्यक्रमों में मैं जाया करता था, उनके जो वार्ड में पर्चियां बांटने का काम मैं करता था। उस समय झंडा कपड़े आया करते थे तो उसको मैं सिलवाता था और मोहर बनवाता था और उस पर कलर करता था, जी, जी। इस तरह से झंडे बनाने का भी काम करता था। तो हम लोग उस तो कहीं ना कहीं जुड़े थे वहाँ, तो हम लोगों को झंडा दिया जाता कि ले जाओ उसको बनाओ, तो हम लोग दिन भर लड़के आपस में बैठ के सब लोग मिलकर बनाते थे। सादा पेपर मिलता था, उसकी कटिंग करते थे, वोटर लिस्ट से उसका नाम लिखते थे, नंबर लिखते थे, फिर उसको घर घर तक बांटते थे। तो उस समय से कहीं ना कहीं उस काम में आदमी लग गया था, पृष्ठभूमि बनती रही। बनती चली गई और वो चुनाव भी आया, चुनाव टिकट भी मिला, चुनाव जीते भी, काम करने का मौका मिला लोगों का। निश्चित रूप से उस समय जब पहली बार मैं चुनाव जीता, उसके पहले तक निराश्रित पेंशन जी और गरीबी रेखा ये कुछ नहीं चलता था, लोगों के वार्ड के अंदर कुछ भी नहीं बना था। नहीं, तो स्कीम तो पहले भी शुरू हो चुकी थी। स्कीम थी लेकिन वो इतना लेंदी था कि किसी का होता नहीं था। तब विधायक रिकमेंडेशन करते थे, सांसद रिकमेंडेशन करते थे, और मतलब साल में न कहिए 2-1 लोगों को हो जाता होगा, इस तरह से चलता था। लेकिन जब मैं आया, देखा, समझा, तो मैं आपको बता दूं कि निराश्रित पेंशन और गरीबी रेखा का जो नाम लिखने का प्रचलन जो शुरू हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर मेरे साथी कुछ पार्षद थे, उन लोगों ने कहा ये कैसे कर रहे हैं भाई। फिर मैं कुछ पार्षदों को बताया, कुछ पार्षद तो हमारे महापौर थे अमरुल्ला जी, उनके वार्ड का भी काम मैंने किया, और कई पार्षद थे जिनके वार्ड का काम मैंने किया, और कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाया। और मुझे आंतरिक रूप से भी बड़ी खुशी हुई कि मैं इनका मदद किया और इन लोगों को इसका लाभ मिलने लगा। तो कहीं कहीं मुझको भी, मेरी आत्मा भी सुखी रही और दूसरे जो जिनको लाभ दिया वो भी थी। और उसी का परिणाम था कि वो लगातार हमें आशीर्वाद देते गए। लगातार मैं 94 में चुनाव जीता, 99 में जीता, 13 में जीता, 14 में जीता, 19 में जीता, फिर उसके बाद अभी 14 में जीता। मतलब लगातार मुझे पार्टी ने 7 बार 2-2 वार्डों से भी हमारी पत्नी जी दोनों को टिकट दिया गया, मेरी भाभी को, मेरी मिसेस को, दोनों 2-2 वार्डों से टिकट दिया गया। लेकिन जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलता गया और कहीं भी किसी प्रकार की हमें चुनाव जीतने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आई। लेकिन हाँ, इधर जो 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी थी सरकार और मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता था, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं थी वहाँ पर। 2-2 वार्डों से चुनाव लड़ना, वो भी विपक्ष में रहते हुए लड़ना। और युवा में राजेंद्र शुक्ला जी बहुत बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं उनका हमारे वार्ड में पूरी तरह दखल भी रहता था और अधिकारियों का भी सहयोग उतना ज़्यादा नहीं मिलता था। मतलब चारों तरफ से ऐसा लगता था कि किस तरह से लखन को हराया जाए, और हमें हमारी भी चिंता होती थी कि कठिनाइयाँ बहुत बढ़ती चली जा रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं हमने लोगों का काम किया था और लोगों का आशीर्वाद जो था हमको मिलता गया और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते गए और लगातार ये रिकॉर्ड ही होगा प्रदेश के अंदर कि हमको 7 बार टिकट मिला और मैं 7 बार चुनाव जीता। आपने वार्ड 36 एवं 37 से चुनाव जीता और उसके बाद आपको काफी संघर्ष भी करना पड़ा होगा जी, उनसे आपने कैसे निपटा? संघर्ष यही था लगातार कि उनके साथ में पूरा सत्ता था, सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी तंत्र था और मुझे असहयोग मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं लगातार प्रयास करता था कि लोगों का काम हो, व्यक्तिगत रूप से भी करता था, प्रयास करता था कि लोगों का काम हो, मुझसे जितना बन पाता था मैं करता था, काम भी होते थे। और जहाँ तक निर्माण का काम था वो मैं कहीं ना कहीं 15 साल पहले अपने 36 और 37 का लगभग सारे काम हमने करवा दिए थे, तो काम की ज़्यादा चिंता थी नहीं। लेकिन जैसा चाहता था अगर जो पिछला लगातार जो 10 साल का था, अगर कहीं इधर 15 साल उसी तरह हमको अगर सहयोग मिलता अधिकारियों का, कर्मचारियों का, तो वार्ड को मैं खूबसूरत बात बनाता और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में कशिश है इस बात की, टीस बनी हुई है। मुझको भी आत्मज्ञान होती है इस बात की कि मैं जैसा चाहता था उस तरह से वो वार्ड को नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ती गई, लोग अपना निर्माण कराते चले गए, तो अव्यवस्थित रूप से मतलब वहाँ जनसंख्या तो बढ़ गई, गंदगी बढ़ गई, लेकिन समस्या बढ़ने के कारण, वो सहयोग न मिलने के कारण जिस तरह चाहता था थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गई। लेकिन फिर भी हमारा वार्ड की संरचना कुछ ऐसी है कि वो एक कछुए की जैसे पीठ होती है, इस तरह का हमारा वार्ड है, ऊंचाई में है, तो पानी की रुकने की कोई समस्या कभी रहती नहीं है। नाली हो या ना हो, पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो बाहर जाएगा, वो निकल जाएगा, तो रुकने की समस्या नहीं है। लाइट हमारे वार्ड में परमानेंट है, स्ट्रीट लाइन जलती रहती है, नलों में पानी है, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, गरीबी रेखा का हो, निराश्रित का हो, वृद्धा का हो, विधवा का हो, सारी चीज़ें मिल रही है। तो इस तरह से जो सुविधाएं हैं शासकीय तौर पे वो मिलती है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी है कि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हमारा वार्ड है। 36 और 37 जो वार्ड है वो पूरी गलियों के अंदर है, तो कंजेस्टेड की वजह से कुछ सुविधाएं लोगों को कम मिल पाती है, लेकिन सब संतुष्ट है, ठीक है। आपने एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में प्रवेश किया और आज वर्तमान में जिला शहर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? जिंदगी का सफर यही है कि मेरे को 25 साल हो गए जो मैं लगातार पार्षद के रूप में हूँ। मैं या मेरी पत्नी या मेरी बहू या मेरी भाभी, मतलब कुल मिला के मेरे घर में पार्षदी थी लगातार। और मेरी उम्र भी हो गई, 63-64 साल का मैं हो गया हूँ। चाहता तो यही हूँ कि मेरे सामने जो भी समस्या हमारे वार्ड के लोगों की आए उसको पूर्ति कर पाऊँ, शहर हमारा सुंदर हो, वार्ड हमारा सुंदर हो और लोगों को तकलीफ हमें तभी होती है जब उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो योजनाएं हैं और उन तक पहुंचने में जब बीच में बिचौलिए लोग आ जाते हैं और उनको भ्रमित करते हैं, उनसे पैसा खा जाते हैं, ये सारी चीज़ें देख के ज़रूर थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो लगता है कि जो योजनाएं हैं जिसको चाहिए है सीधे वहाँ से निकल के उनके पास पहुँच जाए और उनको मिल जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो योजनाएं हैं, जैसे आवास का योजना है, बीच में लोग पैसे खा रहे हैं, एक किस्त आ रही है, लोग अपना घर गिरा लिए, अब छत नहीं बन पा रहा और एक साल से किराए से रह रहे हैं और जितना मिला है उतना पता चला उनका ख़त्म हो गया और वो अभी भी भटक रहे हैं। तो यथावत कंडीशन में, यथावत में किराए से रह रहे हैं, पैसा दे दिया, गिरा दिया, जो भी था उस पर इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह से मतलब जो पैसा मिलना चाहिए सीधा मिल जाए और सीधा उसका वो लाभ उसका ले ले,
तो लगे कि उसको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो तकलीफ देती है और लोग परेशान होते हैं, तो उनको देख के थोड़ा तकलीफ जरूर होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये जरूर तकलीफ की बात है। जब आप राजनीति में आए तो आपने किसी को अपना आदर्श बनाया होगा, किसी को अपना गुरु बनाया होगा, तो आपके आदर्श और गुरु कौन थे? जब मैं लगा कि थोड़ा बहुत समाज सेवा करना है, राजनीति में आना है, तो अर्जुन सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और महाराज साहब हमारे मातन सिंह जी थे जो सांसद हुआ करते थे। तो रीवा में अगर देखा जाए तो लगभग अर्जुन सिंह जी का ही पूरा सब कुछ था यहाँ पर। तो कोई कार्यक्रम कुछ होता था तो सबके साथ हम भी चल देते थे। तो कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी बस दो ही हमारे यहाँ प्रदेश के भी, विंध्य के भी कहिए नेता थे। और निश्चित रूप से श्रीनिवास तिवारी जी जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से वो काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। कोई आ जाए सबके लिए काम करते थे, कोई पार्टी नहीं देखते थे, कहाँ से आया है, गरीब है, अमीर है, सबका काम करते थे। और उनकी याददाश्त, काम करने की शैली, असंभव काम को संभव करना, ये सारी चीजें थी जो लगता था कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसका दबाव प्रशासक पे होना चाहिए, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि वो जनता की बात करे। जनता की कोई कठिनाई अगर आती है तो वो एक तो प्रशासनिक तौर पे उसकी कसावट होनी चाहिए जी कि किसी की परेशानी को अगर किसी के पास रखा जा रहा है तो उसका हल निकलना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि थोड़ा देख लीजिए साहब, कर दीजिए साहब। तो साहब तो सिर्फ यही कहते हैं कि ऐसा तो नियम में है ही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीनिवास तिवारी जी में, अर्जुन सिंह जी में ऐसा था। कहते हैं कि वो सभी नियमों को शिथिल करते हुए कहते थे कि उस काम को करो। तो निश्चित रूप से काम इस तरह से होना चाहिए जो अब कमी है। और कमी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि जब हम गलत करेंगे तो हमारे जो दबाव है वो हमारा दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं होगा, और जब हम सही अगर होंगे तब हम किसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं। और दबाव होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि का होना भी ऐसे चाहिए कि जिसका कसावट प्रशासन में होना चाहिए, क्योंकि हम ये देश जो पैरेलल चलती है, लोकतंत्र है, एक तरफ सरकार सत्ता है, तो जनता का चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के लिए होता है, ना कि प्रशासन के लिए। और प्रशासन की बात सोचे ऐसा नहीं, जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना है और उसको काम कराना है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए जिसकी कमी निश्चित रूप से इस समय है। तो फिर आपने अपना गुरु माना किसे? श्रीनिवास तिवारी जी को, अर्जुन सिंह जी को। कोई ऐसी घटना जब आप राजनीति में आए, कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसने आपके जीवन को ही बदल दिया हो, आपकी सोच को बदल दिया हो? निश्चित रूप से बहुत सी चीजें, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। और लोगों का जैसे काम करते समय बहुत से लोग हैं जो देख रहा हूं कि कहीं से भी उनका काम नहीं चल रहा है, ना घर है, घर की अलग परेशानियां हैं, शारीरिक रूप से भी अक्षम है। ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को कुछ योजनाएं ऐसे भी बनानी चाहिए जो सीधे इन लोगों को कहीं ना कहीं मदद देने की होनी चाहिए। और इस तरह की योजनाएं बहुत सारी हैं, शिथिलताएं। जैसे अब हमने देखा कि जैसे आधार कार्ड बना तो बहुत लोग जैसे उनका जहाँ आता ही नहीं है, किसी का आँख नहीं है। और नगर निगम में जाओ या किसी अधिकारी के पास जाओ जहाँ आधार कार्ड की आवश्यकता है, तो अब वो बना नहीं सकते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं उपाय ढूंढना चाहिए, और वो भटकते रहते हैं। तो ये सब तकलीफ बहुत होती है कि ऐसे लोगों के लिए अलग से भी नियम बनाने चाहिए। जमीनी हकीकत को समझ के कोई भी कानून बनाना चाहिए, ना कि लोगों को भटकाने वाला काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, भीख मांग रहे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, इस तरह के लोगों को मगर घर बैठे उनका काम होना चाहिए। तो वो तो नगर निगम में भी मिल जाएंगे, तो क्यों मिल जाएंगे भाई?
क्यों भटक रहे हैं? आप कलेक्ट्रेट में जाइए, एक विधवा कह रही है हमारे पति मर गए हैं और उनका अब हमारे नाम से नामांतरण हो जाना चाहिए। तो नामांतरण के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, अपने जमीन का, अपने प्रॉपर्टी का भी पैसा दे के भटकना पड़ रहा है। अरे एक विधवा है, बेचारी परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उस काम को तो घर में पहुंचाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये सब चीज़ें तकलीफ देती है। लगता है कि इस तरह से सिस्टम सुधरे, हम सुधार पाए, या सिस्टम सुधर जाए, हमें देखने को मिले तो हमें लगे कि चलो ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये हमको तकलीफ दे रहे। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? प्रयास निश्चित रूप से इस तरह से होने के ये है, जैसे नगर निगम में कोई जाता है, कलेक्ट्रेट में जाता है या किसी भी ऑफिस में जाता है, वहाँ सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जो बीच में हुआ था नहीं चल पाया, तो सिंगल विंडो होना चाहिए। और वो ऑफिस बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम लेके लोग आते हैं, तो कुछ लोगों को चाहे उस पर रोजगार मान के कि कुछ लोगों को लगाओ, 4-6 लोगों को लगाओ कि कोई अगला आदमी आया है, कहाँ जाना है आपको, कौन सा काम है, सीधे उस ले जाओ, पहुँचाओ, संबंधित तक पहुँचाओ। सिंगल विंडो बना दो, आप अपना पेपर वहाँ ले जाके दे दे, समय निर्धारित कर दीजिए आप, और उस काम को समय अवधि में पूरा करके उसको आप दो। बनाया है, सिस्टम बनाया है, लेकिन अभी वो कारगर नहीं है। लोक सेवा केंद्र बनाया है, लोग वहाँ जाके देते हैं, लेकिन काम फिर वो अधिकारी कर्मचारी जो है वो उसी सिस्टम में ही करता है। तो ब्यूरोक्रेसी ही दिखती है, वो कहीं दिखती है, और कहीं ना कहीं उस पर 95% तो काम नहीं होते हैं। लोगों का पैसा भी जो काम पहले एक सादे कागज में एप्लीकेशन बना के दिया जाता था, अब वो 40 रुपए लग रहे हैं। और वो 40 रुपए के बाद काम हो जाए तो चलो वो भी ठीक है, काम नहीं होता है तो अब तो उनके 40 रुपए भी लगने लगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं जिसका बदलाव होना चाहिए, और वो अगर सिस्टम बदल जाए तो निश्चित रूप से लोगों का काम होने लगे, और काम होने लगे तो कहीं ना कहीं लोगों को समय, पैसा, सब चीज बचने लगे, तो अच्छा लगेगी। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, आप एक राजनेता के रूप में भी कार्य किया। अब जब आपने राजनेता एवं समाज सेवी बने तो आपने कुछ प्राथमिकताएं भी रखी होंगी, वो क्या थी? प्राथमिकताएं अभी जो हमने आपको बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई पहले ही से। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, और मैं राजनीति में रहूँ या न रहूँ, लेकिन मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ये मैं जरूर चाहता हूं कि ऊपर वाला हमें इतना सक्षम बनाए कि कोई तकलीफ अगर लेके आता है, मेरे पास वैसे भी आते रहते हैं, क्योंकि हम बताया पहले भी हमारा पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं व्यापारिक है। मेरी माता जी थी, वो तो रही नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद निश्चित रूप से जब लोग उनके लिए सांत्वना देने मेरे घर आने लगे, ऐसे ऐसे लोग आए और बताया कि माता जी ने हमारे लिए क्या किया था, ये करती थी, तो जरूर लगा कि बताइए, मेरी माता जी थी और इस तरह से लोगों को सेवा करती थी, और हम लोग उसको नहीं जानते थे। तो सेवा भावना, किसी का काम करना, कहते हैं कि एक हाथ से अगर आदमी देता है तो दूसरे हाथ को पता ना चले जी, ऐसा मतलब भी मैं चाहता हूं कि लोगों को सेवा करूं। और मुझे विज्ञापन की बहुत आवश्यकता नहीं है। और मैं बता दूं 25 साल में मैं बहुत ज़्यादा, अगर कहीं आपने पेपर में अगर बहुत ज़्यादा विज्ञापन या और कहीं हमारा होर्डिंग या पोस्टर, बैनर कभी नहीं देखा होगा। चुनाव भी मैं लड़ता हूं, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें मेरा करीब 10,000 रुपये टोटल खर्चा था। पूरे टाइम मैंने कभी भी पोस्टर, बैनर नहीं लगाया। और क्योंकि अब अपन सेवा में लगे हैं तो लोगों को हम होर्डिंग लगा के और क्या बताएंगे कि मेरा पोस्टर लगा हुआ है। वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे काम को जानते हैं, मैं उनके काम के आधार पे वोट मांगता हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा विज्ञापन और होर्डिंग और
दिल्ली और भोपाल जाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से भगवान मेरे को इतना सक्षम बनाए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और मेरी जैसे कहने कि मेरी अब अंतिम इच्छा ही यही है कि लोगों की कुछ सेवाएं हो जाए, अच्छा लगे, लोग भले न जाने लेकिन मैं कुछ करता रहूं, ऐसा आपने अपने वार्ड में काफी सामाजिक कार्य भी किए हैं। सामाजिक काम चूंकि मेरा वार्ड जैसा कि एक किला के अंदर हम लोग रहते हैं, बाउंड्री है किला के अंदर, उपराठी पूरा चारों तरफ दीवारों से उठी हुई है, चारों तरफ दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो उपराठी एक घर के तरीके बन जाएगा। और उस घर में जिसको उपराठी कहते हैं हम लोग, हर घर में मंदिर है। महामृत्युंजय जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसी किले के अंदर है, राजा धीराज हैं, और जगन्नाथ जी के मंदिर है। तो मंदिर हैं चारों तरफ। तो अब पुरानी मंदिरें हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम भी होता रहता है। तो जितने भी मंदिरें उपराठी के अंदर अगर बनी होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा निश्चित रूप से उसमें योगदान रहता है। और वहीं पर किला के पीछे त्रिवेणी संगम है, राजघाट और राजघाट है, वहाँ पे बिछिया और बिहार और सोन तीनों नदियों का संगम वहाँ पर होता है। और वही संगम होने के बाद फिर उस नदी का नाम बिहार हो जाता है, आगे चल के बिहार हो जाती है, लेकिन 3 नदियों का पानी वहाँ पर आके मिलता है। तो जन्माष्टमी के दिन हम लोग इस पाड़ से और उस पाड़ तक रस्सी बांध के और एक प्रतियोगिता करता हूँ, मटकी बांधता हूँ उसमें, और लोगों को काफ़ी एडवेंचर का भी उसमें एक रहता है कि हाथ से पकड़ के लोग जाते हैं और फिर मटकी फोड़ते हैं। तो एक नदी से दूसरे नदी के छोर तक रस्सी बंधी रहती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। गंगा दशहरा, जिस दिन इस पृथ्वी लोक में गंगा जी का अवतरण हुआ था, तो गंगा दशहरे के रूप में भी गंगा दशहरे के दिन एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और बाकी दशहरा का कार्यक्रम है, गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है, और इस तरह से सारे कार्यक्रम जो होते हैं किला के अंदर से ही, रथ यात्रा का भी आता है तो किला के अंदर ही आता है, तो वहाँ पूजा पाठ करके महाराज साहब और फिर उसकी रवानगी करते हैं। तो ये धार्मिक कार्यक्रम तो हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने बचपने से देखा है अपने घरों में होते हुए, और दशहरा वगैरह भी सजवाते थे, निकालते थे। तो इस तरह से सारे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो सहयोग से सब हमारी टीम है, राजघाट क्लब भी एक है जो हमारे साथ रहती है। जो भी कार्यक्रम होते हैं इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और कहीं भी कोई काम भी दिखता है, हम लोग घाट सफाई का काम करते रहते हैं। वहाँ पर कई घाट हैं जहाँ हम लोग निरंतर साफ सफाई करते रहते हैं। और बीहर संरक्षण का भी काम बिछिया में हो रहा था, तो हम लोग राजघाट से नाव में बैठ के जाते थे और वहाँ जाके सफाई करते थे। तो इस तरह से नदी का भी साफ सफाई का काम भी स्टार्ट हम लोगों ने राजघाट से किया था, जो बाद में बिछिया तरफ भी चला। और आज से 20 साल पहले महाराज साहब के साथ में भी एक बार बिछिया को हम लोगों ने निर्मल करने की कोशिश किया था। तो हमारे वार्ड में 36 में आपके कोतवाली घाट और राजघाट, पटपर घाट, देवी घाट, बहुत सारे घाट भी बने हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं पहले तो सब वहीं नहाते थे, जाते थे, लेकिन अब लोगों के घर में नल आ गए हैं तो कम हो गया है, लेकिन घाटों की सफाई हम लोग करते रहते हैं। एक राजनेता हुआ समाज सेवी के रूप में आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाएं वही सब बातें जो आपने पीछे पूछा है। मेरी भविष्य की योजनाएं यही है कि मैं लोगों को सेवा कर सकूं, और मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि मुझको कोई विधानसभा का टिकट दे, लोकसभा का टिकट दे और हम आगे बढ़ूँ। मैं लेकिन चाहता ज़रूर हूँ कि मैं लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। पार्टी हमें अगर किसी प्रकार से और मौका देने की बात सोचती हो तो वो पार्टी की बात है, क्योंकि मैं जब से पार्टी में जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, और कांग्रेस के अलावा मैं किसी का काम नहीं करता। राजनीति की जहाँ तक बात आती है, न मैं बातें करता हूँ न सुनता हूँ, और ईमानदारी से जो भी हो सकता है पार्टी के लिए मैं करता रहता हूँ। तो क्या ऐसा भी होता होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो आपके वार्ड का है
अगर वो दूसरी पार्टी का है तो आप उसकी मदद में फिर आनाकानी करते हैं? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मेरे को अब मैंने बताया 7 बार जीता हूँ। 7 बार जीतने का मतलब कम से कम 4, 5, 6 लोग तो कम से कम हर बार लड़ते हैं। जी जी तो 50 लोगों को अगर मैंने हराया है तो हमारा पूरा बाड़ा ही हो गया। जी जी। अगर ऐसा कुछ सोचता तो कहीं ना कहीं हम तो पूरे लोगों के विरोध में खड़े हो जाते अकेले। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता, मैं उनका भी घर में जाके काम करता हूँ और उनसे हमारे मधुर संबंध है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ा हो हमारे खिलाफ और हमारे उसके अच्छे संबंध न हो। सभी से हमारे अच्छे संबंध है और बात इस तरह से दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता कि ये एक दूसरे चुनाव लड़े होंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम से पारिवारिक सब कुछ माहौल है। चुनाव समय चुनाव और बाकी समय हम सब लोग एक रहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है और जिस तरह से और भी नेताओं का हमने इंटरव्यू देखा, आपका ये कार्यक्रम देखा, अच्छा लगा था। मैं जरूर चाहूँगा कि ये शहर हमारा रीवा कभी विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है पूरा हमारा शहर, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थित रूप से विकसित हो गया है। तो चाहूँगा कि हमारा रीवा जो है बिल्कुल सुंदर, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। लोगों को जो जन सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है और सबसे बड़ी समस्या इस समय अतिक्रमण का है और ये जाम का है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त परेशान करने की बात है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हमारा रीवा बहुत अच्छा और सर्व सुविधा युक्त हो, किसी का किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। हमारे शहर से कोई ये ना कहे कि किस तरह का शहर है। हम जो बाहर शहरों में देख के आते हैं बड़े शहरों को, उसी प्रकार से हमारा भी शहर दिखे है। लोग एक दूसरे की सहयोग करें, खुशी रहें, संतोष रहे और मिलजुल के रहें और किसी प्रकार से यहाँ भाईचारा में हमारे किसी प्रकार का कोई लांछन न लगे, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरह का हमारा शहर हो और विंध्य प्रदेश की राजधानी हम तो चाहते हैं एक बार पुनः हमारा विंध्य प्रदेश फिर बने और रीवा हमारा राजधानी बने और यहाँ मुख्यमंत्री रहें और अच्छा रीवा हमारा बन जाए, प्रदेश बन जाए, प्रदेश की राजधानी बन जाए, सारी चीज़ देखने में अच्छा लगे। यही मेरी इच्छा थी। यही लोगों को भी मैं चाहूँगा कि सब एक दूसरे साफ सफाई रखें यहाँ और जो भी टैक्सेज हैं, अभी कोरोना का इतना बड़ा महामारी हुआ, निश्चित रूप से सब लोगों ने मिलकर इसका सहयोग किया और कोरोना लगभग समाप्ति की तरफ चल रहा है। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े बने हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर हम चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स आएँ और कम से कम रीवा के लोगों को रिफ़र ना किया जाए, रीवा में लोग रिफ़र होके आए तो कहीं ना कहीं इतने बड़े अस्पतालों का हमको लाभ मिले और उससे रोजगार भी मिले और अच्छा रीवा दिखे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह लोग जाने रीवा कहाँ है। ऐसा है वाइट टाइगर जो दुनिया में नाम कमा रहा है, तो रीवा नाम दुनिया में चलता रहे, यही मैं चाहूँगा सभी को। हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है में आज हमारे बीच कांग्रेस के जिला शहर कार्यकारी अध्यक्ष श्री लखनलाल खंडेलवाल जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सलीम भाई। सिटी न्यूज़ वन द्वारा संचालित सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल।